आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और देखिए वीडियो को पूरा देखना है। करंट अफेयर यहीं से बनती है। जो आप इन चैनलों के पीछे भागते रहते हो ना, उनके पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उधर। यकीन मानना, एक अगर आप मैगज़ीन उठा करके उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलते हैं। और यहाँ तक कि जो आपसे वो पूछे जाते हैं ना कि आपके उद्योग मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो चर्चा में मंत्री होते हैं ना, उन्हीं से पूछे जाते हैं। और आपका जो है ये सारी चीज़ें यहाँ भी क्लियर होती जाती है, क्योंकि जो मैगज़ीन है उसमें थ्योरी काफ़ी डिटेल में दी जाती है और इसीलिए मैं आपको डिटेल में करवाती हूँ। वरना करवाने को तो ये मैगज़ीन है, ये आधे घंटे की भी नहीं है। अगर मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ के और छोड़ दूँ, आधे घंटे की भी नहीं है ये, ठीक है। मेरा मकसद यही होता है कि अगर आपके क्वेश्चन बने, छोटा सा छोटा भी क्वेश्चन बने ना, वो इससे बने और आप जो उसको सही करके आओ, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है। वीडियो को पूरा देखा करो, पेशेंस रख करके। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ पे बिलीव करो, उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे से जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप दूसरा रिसोर्स उठाओगे तो उसमें से एलिमिनेट करने की जो है आपको इतनी तो हो जाएगा कि आप उसमें से जो है एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल पाओ। अदरवाइज होगा क्या कि आप जो आपका जो पहला रिसोर्स है उसमें से भी कुछ नहीं कर पाओगे, जो दूसरा रिसोर्स है उसमें से भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में गठित किए गए राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुख्यमंत्री जी जो है आपका जो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष बने हैं मुख्यमंत्री जी। और आप लोग जो है कमेंट करिए, जितने मैं मंत्री बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए ये, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है ये तो सबको ही पता होगा, नॉर्मल ही है ये तो, ठीक है। अब ये जो आपकी टास्क फोर्स है ये बनाई क्यों गई है? तो ये बनाई गई है आपके वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और इनसे रिलेटेड जितने भी विकास के कार्य हैं उन क्षेत्रों में और अच्छा करने के लिए, उनके विकास को और बेटर करने के लिए आपकी ये जो टास्क फोर्स है वो बनाई गई है। और इसकी जो घोषणा है 2024-25 का जो बजट था उसमें जारी की गई थी और अभी से जो है गठित कर दिया गया, ठीक है। याद रखना, इसकी अक्टूबर 2024 में ये गठित किया गया है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसके अनुसार जो उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति उप मुख्यमंत्री हैं वो डायरेक्ट ही इसका जो है उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अन्य सदस्यों की, तो इसमें अन्य सदस्य उप मुख्यमंत्री, परिवहन और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं वो, और आपका उद्योग और वाणिज्य मंत्री। आप लोग जो ये जो मंत्री हैं उनको जो है कमेंट करिए, आपको पता है तो कमेंट करिए उनको, ताकि जो है आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। बात करते हैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की। ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान में? कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन से, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य से। यानी कि आपके जो यहाँ पर दिया गया है ना कि उद्योग, कृषि, वित्त वगैरह है ना, उनके सचिव, सारे सचिव, ठीक है। और ये जो सचिव है वो सदस्य सचिव होंगे, ठीक है। ये जो आपकी टास्क फोर्स है वो वित्त, आर्थिक प्रबंधन और विकास, 5 ये जो क्षेत्र दिए गए हैं आपको, उन पर 5 विषय विशेषज्ञों जो है, यानी कि उस विषय के जो एक्स्ट्रा जिन्होंने पढ़ाई की है, जो उसके ज्ञाता हैं, उन लोगों को जो है सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, ये क्यों बनाई गई है? देखिए पूरी इंपॉर्टेंट है ये टास्क फोर्स। पूछ लेगा कुछ भी आप लोगों से कि निम्न में से ये जो आपकी टास्क फोर्स है उसके लिए कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकती हूँ कि इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कब जो है इसकी कब बनी है, ये कब तक रहेगी, उपाध्यक्ष वगैरह, और कौन सा विभाग कार्य करता है, बस खत्म, पूरी कहानी खत्म। लेकिन जो है आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपको भी पता होगा क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल का पूछा जा रहा है अभी।
मैं उसी लेवल का आपको पढ़ा रही हूँ। उद्देश्य टास्क फोर्स के द्वारा मुख्य आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करना, नीति निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना, कौशल विकास और शिक्षा बुनियादी ढांचे का विकास करना, नवाचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, हरित विकास को बढ़ावा देने सहित प्रदेश की आर्थिक एवं रोजगार वृद्धि जैसे विषयों के संबंध में अभिशंसा की जाएगी। ये जो टास्क फोर्स है उसमें अब इसमें चीज़ है कि ये जो टास्क फोर्स है उसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 31 मार्च 2028 तक रहेगा। अभी याद कर लीजिए ये टास्क फोर्स के बारे में, 2028 तक जो है आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो बैठक है कम से कम साल में एक बार होनी ही होनी चाहिए। और इसके लिए जो विभाग है, प्रशासनिक विभाग, कौन सा विभाग है, तो वित्त विभाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स के लिए कौन सा विभाग कार्य कर रहा है, तो वित्त विभाग कर रहा है, याद रखना, वित्त विभाग। अब इसमें जो है फैक्ट दिए गए हैं जिनको, अब ये फैक्ट किन लोगों के लिए है, जिनका एग्ज़ाम पास है और जिनको जल्दी है पढ़ने की कि हमें सिर्फ 1 घंटे में ये मैगजीन कवर करनी है, वो लोगों के लिए। आप जो है सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए और ये वाला पढ़िए, बस बात ख़त्म। पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इतना ही आप जो है गेन कर पाओगे। इसमें बात करते हैं अध्यक्ष की, तो उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री हैं। अवधि की बात करें तो 31 मार्च 2028 तक ये रहेगी। प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग इसमें, और कम से कम साल में एक बार बैठक होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान प्रदान किया, तो जगदीश प्रसाद जोशी को किया। देखिए बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जो है आदि गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। वहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे, ठीक है, वो वहाँ आई थी और इन्होंने जो है ये पुरस्कार वितरित किए हैं। तो राजस्थान के वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं जगदीश प्रसाद जोशी। इनको जनजाति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, उल्लेखनीय सेवाओं के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें आदि रत्न गौरव सम्मान की, तो ये काफ़ी लोगों को दिए गए हैं, सुन लो आप लोग। आदि गौरव सम्मान वकील राज डिंडोर को दिया गया है, सुनीता मीणा को दिया गया है, सिमरन मीणा को दिया गया है, तुलसी राम गमेती को दिया गया है और डिम्पल चंडात को दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें कि आदि सेवा गौरव सम्मान थावरी बाई को दिया गया है, जगदीश जोशी को, और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दुर्गा सोलर को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान की भंवरी देवी मीणा, गुलाब देवी डामोर, रेखा कुमारी, आशा देवी खराड़ी, शीला कटारा को, रूप सिंह कटारा को, दुर्गा शंकर नागर को, कन्हैया लाल और दूली राम मीणा को। अब देखिए ये वाले व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वाला पुरस्कार ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इनके पूछने के चांस बहुत कम है, रेयर है, लेकिन जो है आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत नाम अगर इधर उधर हो तो आप सही करके आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रदेश की किस एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सूफी को बनाया है। देखिए सूफी जो है इनको जो है हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 वर्ष के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये अजमेर की है। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पर उतरी हुई है। ये इन्होंने पहला जो है इनके नाम जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी तय करने वाली सबसे तेज़ महिला धावक का सहित जो इनके नाम कई जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इनके नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के राज्यसभा सांसद जिन्हें उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, घनश्याम तिवारी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन राज्यसभा की सदाचार समिति का अध्यक्ष घनश्याम तिवारी को बनाया है। घनश्याम तिवारी राजस्थान में राज्यसभा सांसद हैं। पूछा जाएगा आपसे कि उच्च सदन की सदाचार समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर मिलेगा घनश्याम तिवारी। नेक्स्ट बात करते हैं 28 सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला है, तो भवानी को, ठीक है। भवानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो
अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो कि पद्मश्री से सम्मानित भी रह चुके हैं। और एक और फिल्म है, मलयालम मूवी है अट्टम, अट्टम को भी जो है पुरस्कृत किया गया है इसी समारोह में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए भी जो ये फिल्म इस फिल्म को मिल चुका है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी। नेक्स्ट बात करते हैं सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। स्विट्जरलैंड की संस्था अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन की ओर से 18 से 20 अक्टूबर 2024 को इस्तांबुल टर्की में है और वहाँ पर 3 दिवसीय वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन हुआ था। इसमें सड़क सुरक्षा शिक्षण प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए जो है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, याद कर लेना ये। IRF के चेयरपर्सन दिमित्री मेंडेलोसेस ने सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में फाउंडेशन के ट्रस्टी शांतनु बसीन को यह अवार्ड दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर भगवती सिंह बारेट को मिला अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की ओर से जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय संस्कृति समारोह हुआ। उसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय से दुर्गादास उइके एवं राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने राजस्व मंडल अजमेर की अधिवक्ता हैं डॉक्टर भगवती सिंह बारेट, इनको अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इनको दिया क्यों गया है, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए जो है निःशुल्क कानूनी सहायता देने के उपलक्ष्य में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। और भी लोगों को दिया गया है इसमें, इस समारोह में IPS कुंजीलाल मीणा को, IPS हवा सिंह घुमरिया को, RAS जो है आपके राकेश कुमार को, पवन सुरेश मिश्रा को, और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए। पर आपको जो है भगवती सिंह का याद रखना है और क्यों दिया गया है वो याद रखना। जनजातीय लोगों के लिए जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क जो है उपलब्ध करवा रही हैं ये, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, और इनका भी निधन हो गया है 11 अक्टूबर 2024 को। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी के पद पर भी जो है रहते हुए इनका निधन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बने SMS कॉलेज के नए प्रिंसिपल। कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं ये डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, और इन्हीं को जो है SMS मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। और ये इनका जो कार्यकाल है यानी कि ये कब तक रहेंगे, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो तब तक जो है ये रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर BS जोधा को जोधपुर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो नगरोटा हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। इसमें राजस्थान ने 4 पदक अपने नाम किए हैं। 4 कैसे? हरचरण सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, अजय शर्मा ने 1 कांस्य पदक जीता है, हरिओम शर्मा ने 1 रजत पदक जीता है, ठीक है। हरिओम शर्मा ने 67वीं स्कूल नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड। जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय समरसत्ता मंच की ओर से प्रदान किए गए हैं। इसमें जयपुर के राजन सरदार व समाज सेवी तुलसी त्रिलोकानी को जो है ये सम्मान दिया गया है। किन किन को? राजन सरदार को और तुलसी त्रिलोकानी को। ये नेपाल और भूटान और भारत के समाज सेवी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समूह है ये, और इसके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, जम्बूद्वीप पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना इनके बारे में, सारी चीज़ें याद रखनी है। शिल्पकार विनोद गोस्वामी, अभी ये क्यों चर्चा में, तो इन्होंने न्याय की जो देवी है उनकी नई प्रतिमा बनाई है। आपने पहले देखा होगा कि एक लेडी है, न्याय की देवी की जो प्रतिमा, एक लेडी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और एक गाउन टाइप सा पहना हुआ है, लेकिन जो है अब इसे चेंज कर दिया गया, उनकी पट्टी हटा दी गई है, उनको गाउन की जगह हमने साड़ी पहना दी है और जो है उनको मतलब देखने योग्य बना दिया। आंख पट्टी हटा करके देखने योग्य बनाया है और साड़ी हटा करके उनको एक भारतीय नारी बनाया है, ठीक है। सो हमने साड़ी पहना दी है उनको और इस प्रतिमा को जो है तैयार किया है
शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जयपुर के रहने वाले हैं। और अभी जो है मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई थी, ये भी याद करना। क्वेश्चन है कि 20 अक्टूबर 2024 को आरटीआई संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो ब्यावर में किया गया है। ब्यावर में सूचना का अधिकार, आरटीआई संग्रहालय का शिलान्यास और पूर्व न्यायाधीश मदन बिलोकन, डॉक्टर एस मुरलीधर, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है प्रशांत भूषण ने किया है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने इसका जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगी कि आप जो है जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे बहुत आगे हो आप लोग, सच बता रही हूँ बहुत आगे हो। अरुणा रॉय कौन है, जस्ट कमेंट करना और बताना कि अरुणा रॉय कौन है, ठीक है। देश में वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ, परंतु 1996 में इसके लिए आंदोलन की शुरुआत ब्यावर से अरुणा रॉय के नेतृत्व में हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भैरव सिंह शेखावत ने पंचायती राज में आरटीआई को लागू किया है, ठीक है। और वर्ष 2003 में राज्य में आरटीआई कानून बना और 2005 में जो है पूरे देश में लागू है। वर्ष 2012 में आरटीआई आवेदन ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। तो इसमें जितनी भी डिटेल दी गई है पूरी याद कर लेना, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना अरुणा रॉय, इसका आंसर इसमें मिल गया है आप लोगों को, आप वैसे भी बता दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में देश में नंबर 1 पे रहा, तो बीकानेर। याद कर लेना, जिन लोगों के कृषि वाला टॉपिक लगता है वो लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना और याद कर लेना, इसको वहाँ से रिलेट करके ही याद कर लेना। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में बीकानेर जो जिला है, इस साल मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई है। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 88% अधिक उत्पादन किया है हमने और 55 लाख क्विंटल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन इस बार जो है हुआ है। गुजरात का जो राजकोट है वो भी मूंगफली के लिए ही फेमस है, वहाँ पर 53 लाख क्विंटल की जो मूंगफली है उसका उत्पादन हुआ है। बीकानेर में भी कुछ स्थान है, बीकानेर के लूणकरण सर, श्री डूंगरगढ़ में नोखा, बज्जू, जो ये जो क्षेत्र हैं वो मूंगफली के लिए जो है उत्पादक क्षेत्र है, स्थान है, ठीक है। अब जो है ये याद कर लेना। फिर आप लोगों के जो है अगर डेप्थ में पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है और अगर डेप्थ में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा और आप लोगों को लग रहा है कि अब ऐसा क्वेश्चन तो हमारे नोट्स में नहीं था या बुक में नहीं था, तो वो करंट से पूछा जाता है, ठीक है। तो यही करंट है और यहीं से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग के द्वारा कृषि व पशुपालन में नवाचारों का अध्ययन करने के लिए प्रथम चरण में कितने किसान, जो कितने युवा किसान हैं उनको विदेश भेजा जाएगा, 100 किसानों को। अब देखिए इसमें होगा क्या कि हम जो है पशुपालन और खेती में नई तकनीकों को सीखने के लिए यूरोपीय देश है, नीदरलैंड, डेनमार्क, इजराइल है, वहाँ पर जो है हमारे किसान भेज रहे हैं 100 युवा किसान, ठीक है, जिनमें से जो है 80 किसान खेतीबाड़ी से रिलेटेड हों और 20 किसान जो है डेयरी व पशुपालन से जुड़े हुए होंगे। इन लोगों को वहाँ भेजा जाएगा, ये लोग वहाँ पर सीखेंगे कैसे खेती की जाती है, कैसे वो लोग जो है छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ से ये लोग सीखेंगे, सीख करके यहाँ आएंगे इंडिया में और इंडिया में आकर के जो है ये अन्य किसानों को भी जो है ये प्रशिक्षण देंगे, उनको भी ये सिखाएंगे। तो राजस्थान सरकार का ये सर्वोत्तम योजना है जिसके तहत जो है जो किसान है राजस्थान के उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब वो तो तभी पता चलेगा जब ये लोग सीख करके आएंगे, यहाँ आकर के अप्लाई करेंगे और अन्य किसानों को सिखाएंगे, तब ये काम का है। अदरवाइज़ जो है ये सीख के आए और इन्होंने खुद ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो फिर वो तब काम का नहीं है। क्योंकि हमें मतलब सरकार को जो छोटे किसान है या जो जानते नहीं है, जो खेती में लगे तो रहते हैं बट उनका जो उत्पादन है उनकी मेहनत के हिसाब से कम होता है, उनके लिए है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके तहत राजस्थान, पंजाब राज्यों में कितनी लंबाई की सीमा की सड़कें बनेगी, तो 2280 किलोमीटर की, कितनी 2280 किलोमीटर की बनेगी। केंद्र सरकार ने जो है ये 2280 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो राजस्थान और पंजाब की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर बनाएंगे ये लोग। उसके लिए जो है 4406 करोड़ रुपए का जो है
बजट भी जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट विलेज योजना अरुणाचल प्रदेश में उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के 19 जिलों में शुरू हुई थी ये, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जो बॉर्डर पे जो आखिरी गांव है उस गांव का नाम चेंज किया है, उसको पहला गांव मानते हुए वहां पर सड़क की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की और जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है वो सारी वहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। जो आखिरी गांव है उसको पहला गांव माना जाएगा, याद रखना ये चीज़। इससे जो है बॉर्डर का टूरिज्म बनेगा और नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 2021 में तैयार किया था, ये पूरा प्रोजेक्ट। राजस्थान के 6 जिले जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी बनाते हैं? 1070 किलोमीटर। बात करते हैं इसमें राजस्थान और पंजाब के पास जो है 1590 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो है सड़कें हैं। अभी तारबंदी है, कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर और उनको जो है पक्का बनाया जाएगा इसी के तहत, ठीक है। इससे जो है वहाँ पर भारी वाहन जो है मूवमेंट हो सके, भारी वाहनों का, और जो है जो पेट्रोलिंग है बॉर्डर पर वो भी आसान हो सके, ठीक है। राजस्थान व पंजाब के करीब 2000 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना CPWD ने जो है तैयार की है। जो आपका कौन सा है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, उसने तैयार की है ये योजना। तारबंदी के सारे जो है राज्य में 1590 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाना है। इसमें राजस्थान की बॉर्डर से सटे हुए 1037 किलोमीटर और पंजाब की से सटे 553 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन की जो सड़क है उसका निर्माण किया जाएगा इसके तहत। इसके अलावा बॉर्डर पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 690 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाई जाएगी। सीधे बॉर्डर के पास स्थित भारतमाला और BRDO की जो सड़कें हैं उनके नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाएगा। देखिए ये जो निर्माण का कार्य है वो CPWD जो है वो कर रहा है, लेकिन आपने सुना होगा कि BRDO है ना और भारतमाला, इसके तहत भी कुछ सड़कें वहाँ पर बनाई गई हैं। उनकी और इन तीनों की आपस में कनेक्टिविटी की जाएगी। उस सड़क को इससे जोड़ना, इस सड़क को उससे जोड़ना, ताकि जो है ये सारा परिवहन वगैरह आसान हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के किस जिले में गोवर्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो भीलवाड़ा में। गोवर्धन योजना भीलवाड़ा में। राजस्थान के डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा जिले में गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं कार्बन क्रेडिट जमा कर रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ अतिरिक्त आय भी हो रही है। गोवर्धन योजना में दुग्ध उत्पादकों को चूल्हे के लिए गैस, खेत के लिए खाद और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को आनंद गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी है माया देवी कुमावत, इनको जो है कार्बन क्रेडिट का चेक जो है भेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के किस ब्रीडिंग सेंटर पर दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान से गोडावन का जन्म हुआ? तो रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर। याद रखना, इसमें सारी चीज़ें याद रखना। कौन सा मेल गोडावन है, उसका नाम क्या है, कौन सी फीमेल गोडावन है, नया कौन सा बना है, वो सारी चीज़ें। गोडावन जो है राज्य पक्षी है, सबको पता है, लुप्त प्राय श्रेणी में आता है, ये भी सबको पता है। जैसलमेर स्थित रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर पर यह सफल प्रयोग किया गया है। इसमें नर गोडावन है सुधा और मादा है टोनी। इनका जो है कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से फर्टिलाइजेशन करवाया गया और मादा टोनी ने एक माह में एक अंडा दिया, जिसने जो है देश भर में पहला गोडावन चूजा पैदा किया। इस तकनीक का अध्ययन के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक अबू धाबी गए थे और उन्होंने वहाँ से सीखा, यहाँ अप्लाई किया और ये सफल भी रहा। गोडावन कृषि गर्भाधान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, और मई 2024 में की गई गणना के आधार पर राजस्थान में 64 गोडावन है। अब आपसे जो अभ्यारण्य वाला टॉपिक लगता है, ठीक है, सिलेबस में, वहाँ से जो है पूछा जाएगा। अब आप सोचोगे कि गोडाउन की संख्या भी याद करनी पड़ेगी। नहीं भाई, इतना नहीं करना होता है, आपको जो है करंट को लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो गोडाउन की संख्या याद रखना 64, मादा और ये सुधा और कौन सी टोनी, याद रखना सुधा कौन है, नर है, और टोनी कौन है, मादा है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 अक्टूबर 2024 को प्रदान किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों
में जो है प्रदेश के किस शहर के स्कूल को जो है इस श्रेणी में पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला पुरस्कार प्रदान किया? तो अपर प्राइमरी स्कूल जेठवा का बास सीकर में है ये स्कूल, इसको जो है पहला पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय है जो कि नई दिल्ली में इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है भाई, जिन लोगों के झीलों का टॉपिक लगता है भाई इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। प्रदेश की किस झील में देश की पहली क्रूज की शुरुआत की गई है? तो आना सागर, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है। आना सागर झील के बारे में डिटेल बताइए आप लोग, सारी डिटेल बताइए, कब बनी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लांगड़ियावास जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। जीरो वेस्ट थोलाई जयपुर में स्थित है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लांगड़ियावास में कचरे और सीवरेज के पानी से जो है अब 12 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। याद रखना, जीरो वेस्ट थोलाई जयपुर में स्थित है और आपका जो आपका सीवरेज का जो पानी है, कचरा और सीवरेज का जो पानी है, उससे 12 मेगावाट तक की बिजली बनाई जाएगी। और जिन लोगों के ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक लगता है वो लोग इस चीज़ को याद रखना और वहाँ से रिलेट करके इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में मॉस्को रूस में भविष्य के शहर और एआई का प्रवासी उपयोग विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला में भारत ने जो है देश के किन राज्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है। देखिए इसमें होगा क्या कि भविष्य के शहर कैसे होंगे, इसको जो है एआई का उपयोग करके, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी मतलब लोगों को किस तरीके से कंफर्ट जोन में लाया जाए, उन लोगों को कैसा शहर उपलब्ध करवाया जाए कि उनको सारी चीज़ें एक ही जगह उपलब्ध हो सकें और उनको जो है ज़्यादा परेशानी ना आए। इसके तहत जो है भविष्य के शहर कैसे होंगे, इसके लिए एआई का उपयोग करके जो है इस चीज़ को तैयार किया गया है, ठीक है। इन सभी मतलब एआई का यूज़ करके इन सभी का ब्लू प्रिंट जो है रूस में तैयार होगा, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, रूस में होगा। और इसके लिए जो है 3 राज्य चुने गए हैं, जिनमें से राजस्थान भी एक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है। रूस की राजधानी मॉस्को ने नवंबर 2024 में भविष्य के शहर पर होने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए राजस्थान से नगर निगम आयुक्त नवीन जैन जो है जाएंगे। भोपाल की महापौर पालती राय जो है वहाँ पर जाएंगी। झारखंड के श्रम एवं कौशल विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार भी जो है वहाँ पर शामिल होंगे। तीनों राज्यों के शहर किस तरीके से सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित हो, इस पर जो है काम किया जाएगा, ठीक है। मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जैविक उद्यान में टाइगर सफारी का लोकार्पण किया? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके जो अभ्यारण्य वाला टॉपिक नहीं लगता, वहाँ से रिलेट करोगे आप इस चीज़ को, ठीक है। देखिए जो टॉपिक आपके चर्चा में होते हैं, जैसे मैंने आज करंट अफेयर पढ़ाई, एक सूचना आयोग वाला क्वेश्चन आया आपके, एक झीलों वाला क्वेश्चन आया, एक ऊर्जा संसाधन वाला आया और एक ये अभ्यारण्य वाला आया। इन 4-5 जो भी टॉपिक बन रहे हैं आपके, इनको प्लीज़ यहाँ से पढ़ करके वहाँ ज़रूर देखना, एक बार ही सही पर रीडिंग मारना, मेरे कहने से प्लीज़ करना, क्योंकि इस चीज़ों से होगा क्या, एक तो करंट अफेयर मजबूत होगी और किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। और जब आप ऐसे करते हैं ना तो करंट अफेयर के साथ साथ जो है आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें कि जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टाइगर सफारी का लोकार्पण किया है। ये जयपुर की चौथी सफारी है। इससे पहले जो है जयपुर में 4 सफारी है, ठीक है। और ये देश का पहला शहर बना है जहाँ पर 4 सफारी है अकेले जिले में, ठीक है। जयपुर में जो है 2 लेपर्ड सफारी है, झालाना और आमागढ़ में, और एक एलिफेंट सफारी जो कि आमेर में है, एक लोयन सफारी है पहले से ही मौजूद है वहाँ पर, और जयपुर में चौथी सफारी है। और जयपुर में कुल 5 सफारी केंद्र बन गए हैं अभी, ठीक है। याद रखना, पूछा जाएगा। फिर आप सोचोगे ये सारी चीज़ें भी याद करनी, ये यहाँ से उठाएगा क्वेश्चन,
लेपर्ड सफारी जो है कहाँ पर, झालानाम आमागढ़ में, एलिफेंट सफारी आमेर में, लोयन सफारी जयपुर में आपके पहले से ही मौजूद हैं। और अभी कौन सा, टाइगर सफारी, ठीक है। राजस्थान की पहली सफारी जो जू यानी कि चिड़ियाघर से शुरू होगी, ये मतलब आपकी जो टाइगर सफारी है वो जो चिड़ियाघर है आपका 5 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री जी ने 2 बाघ शावकों का जो है नामकरण भी किया है। यहाँ पर नाम याद रखना भाई, भीम जो कि नर है और स्कंधी जो कि मादा है, इन 2 का नामकरण किया है और ये इसी नाम से जाने जाएंगे। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका टोटल एरिया की बात करें तो 5240 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 720 हेक्टेयर में जैविक उद्यान जो है विकसित है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश का वन्य जीव परिदृश्य। प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, 5 टाइगर रिजर्व है, 26 अभ्यारण्य हैं और 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए जा चुके हैं। राजस्थान में लगभग 130 बाघ है वर्तमान में। अगर कोई स्टूडेंट ये वाला फॉर्मेट कमेंट कर दें कि 3 नेशनल पार्क, तीनों के नाम, 5 टाइगर रिजर्व, 5 के नाम, 26 अभ्यारण्य, 26 के नाम और 36 कंजर्वेशन रिजर्व, 36 के नाम और 4 बायोलॉजिकल पार्क, 4 के नाम और कहाँ पर हैं, ये मानना उसकी तैयारी एक्सट्रीम लेवल की है, बहुत अच्छे लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है, तो राजस्थान ने इसमें 4था रैंक हासिल किया है, ठीक है। और 1 से 30 सितंबर तक आपका ये पोषण माह चला है 2024 वाला। इसमें जो है महिलाओं और बच्चों को जो बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के सारी गतिविधियां आयोजित करवाई गई हैं। इससे पहले जो है महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। बात करें जिलों की राजस्थान में तो चूरू, टोंक और हनुमानगढ़ जो है इसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंक इनको मिली है। इसके अलावा और भी जिले हैं, मैं नाम बता देती हूँ, बाकी इतना याद नहीं करना है, ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, बारा, झुंझुनू, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा और दौसा जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि जयपुर के अलावा करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर, सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और आपका चित्तौड़गढ़ इसमें सबसे नीचे स्थान पर है। मत याद करना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का, सुन लो आप, इसमें कुछ नहीं जाता और इसको मत करना याद है और इस पर इतना ध्यान भी मत देना। इस अभियान में जो है एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, पर्यावरण संरक्षण सहित 6 थीम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये लाइन जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर मतलब आपको मैं बताऊं कि ये वाली जो मैगजीन है इसमें झीलों से, अभ्यारण्य से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं और एक ऊर्जा संसाधन से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं कि आप लोगों को मेरे हिसाब से पढ़ ही लेना चाहिए जा करके, अपने नोट्स देखना उठा करके, ठीक है। और किस किस ने पढ़ा है, सच्ची कमेंट करना किस किस ने पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। पैंथर जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें जो जितने भी घायल और जो बीमार पैंथर हैं उनके इलाज के लिए जो है यहाँ पर लाया जाएगा और उनको जो है शेल्टर में रखा जाएगा। इस सेंटर का संचालन राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम कर रहा है। याद रखना, पूछा जाएगा कौन सा, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम। ये विभाग जरूर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये उल्टा सुल्टा विभाग दे देते हैं ना कि वित्त से रिलेटेड कोई दूसरा विभाग कार्य कर रहा है, अब इससे रिलेटेड कोई दूसरा विभाग कार्य करता है, वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के 557 यूजी और पीजी कॉलेजों में रूफटॉप सोलर प्लांट जो है वो लगेगा। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 557 यूजी और पीजी कॉलेज में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम को अधिकृत किया। पारंपरिक हाइड्रो और तापीय बिजली के अलावा सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुसुम योजना और पीएम सूर्योदय योजना सहित कई योजनाएं स्टार्ट की हैं, ठीक है। बट इसमें इतना ही याद रखना कि प्रदेश के 557 यूजी और पीजी कॉलेजों में जो है रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए अक्षय ऊर्जा निगम जो है वो ये काम करेगा।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, याद कर लेना, इसमें जितनी भी झीलें बताऊं वो सारी याद कर लेना। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, झीलों से रिलेटेड अगर आपके पास हो तो उठा करके देखना, और फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का होता है। प्रदेश में 23 जिले संरक्षित घोषित की गई हैं। 2300 के 2300 नाम दिमाग में छाप लेना, कुछ भी कर लेना, बट रट लेना इनको। बता रही हूँ, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है आपको जिलों से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछ ले, वहाँ से पूछे ही ना, ठीक है। प्रदेश की 23 जिलों को संरक्षित घोषित किया गया है, जिसमें अलवर जिले की सिलीसेड झील भी शामिल है। इस झील का वजूद बचाने और वैज्ञानिक प्रयासों से इसे पूरी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए इनका संचालन नगर निगम करेगा। इसके लिए संरक्षण प्लान भी जो है तैयार किया जा रहा है, जिसे निदेशक राजस्थान झील विकास प्राधिकरण जयपुर से जो है मंजूरी मिलेगी। सिलीसेड झील जो कि अलवर में, अलवर से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये एक कृत्रिम झील है। ये 7 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस झील के बहाव के एरिया में होटल, रेस्टोरेंट्स लेकर के कई चीज़ें बन चुकी हैं, और इस झील को जो है ऐसी चीज़ों से इस झील को का वजूद जो है खतरे में है। इसके चलते झीलों को संरक्षित घोषित किया गया है। नगर निगम इसका पूरा संरक्षण प्लान जो है तैयार करवा रहा है। अब ये झीलें दी गई हैं, पूरी झीलें याद करना। इसमें मैं नहीं कहूँगी कि आप कुछ भी छोड़ना, पूरी याद करना, पूछा जाएगा। आना सागर झील कहाँ पर है बता सकते हो आप। उदय सागर झील, कायराना झील, कोलायत झील, गजनेर झील, गढ़सीसर झील, जे संबंध, तलवाड़ा झील, दूध तलाई झील, नक्की झील, पंचभद्रा, पिछोला झील, पीथमपुरी झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील, फाय सागर झील, मावठा सरोवर, रंग सागर झील, सांबर झील, स्वरूप सागर झील आदि को जो है संरक्षित किया जाएगा। पूरी झीलें याद करना, प्लीज़ याद करना, और जगह और ज़रूर याद करना इनकी कहाँ पर है। जैसे अन्ना सागर जो है आपकी अजमेर में है, उदय सागर कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपके अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रोकोडाइल पार्क। कोटा के देवली अरब में वन भूमि पर प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। ये कोटा के विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जाएगा। बजट 2023-24 में 13.55 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन के बाद भी अभी तक ये काम स्टार्ट नहीं हो सका है। कोटा में चंबल, चंदोलाई, किशोरपुरा तालाब आदि में जो है क्रोकोडाइल बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना ये जगह, चंबल, चंदोलाई, किशोरपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं शौर्य कॉरिडोर की। शौर्य कॉरिडोर नाडोल क्या है अभी। युवा उद्यमी है नारायण सिंह ने पाली जिले के नाडोल कस्बे में भामा शाह के तौर पर प्रदेश के महापुरुषों की आदमकद व अश्वारूढ़ प्रतिमाएं लगवाने के लिए शौर्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। अब देखिए मैं समझा देती हूँ उसको। शौर्य कॉरिडोर है, जितने भी महापुरुष हैं उन लोगों की आदमकद यानी कि पूरी की पूरी प्रतिमा वहाँ पर लगवाई जाएगी। अश्वारूढ़ घोड़े पर बैठी हुई प्रतिमा लगवाई जाएगी, और इसको जो है शौर्य कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। और इनको जो है युवा उद्यमी नारायण सिंह है, पाली जिले के नाडोल कस्बे के भामाशाह, उनके द्वारा ये शौर्य कॉरिडोर जो है वो विकसित की जाएगा। नेक्स्ट है कि पैलेस ऑन व्हील्स, दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन ट्रेवल पत्रिका कॉन्डे नास्ट ने जो है ये घोषित किया है कि पैलेस ऑन व्हील दुनिया की नंबर 1 की लग्जरी ट्रेन है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है कहाँ से रिलेट होगा, पर्यटन और परिपथ वाला टॉपिक नहीं लगता आप लोगों के, उससे रिलेट होगा। और वहाँ से आप बताएंगे जो आपकी पैलेस ऑन व्हील है वो कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड 3 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। नामचीन ट्रेवल पत्रिका कॉन्डे नास्ट की ओर से शाही ट्रेन ट्रिप्स इन वर्ल्ड 2024 रीडर चॉइस अवार्ड के तहत दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन से किसे नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है पैलेस ऑन व्हील। दुनिया की लग्जरी ट्रेनों की यात्रा करने वाले यात्रियों ने सर्वे दिया है, फीडबैक दिया है और कहा है कि पैलेस ऑन व्हील ओनली वे टू सी राजस्थान, कि आप पैलेस ऑन व्हील ओनली ऑन राजस्थान में देख सकते हैं। और ये काफ़ी अद्भुत है।
यहाँ की साज सज्जा यानी कि इसका डेकोरेशन जिस तरीके से किया गया है, वो जिस तरीके से हम मेहमान नवाजी करते हैं, वो सारी चीज़ें। वहीं गुलाबी नगर में राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत करने का जो रोमांचित है वो सबसे अलग है, बेस्ट है, यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16 से 17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जोधपुर में। ये भी आप लोगों के पर्यटन वाले टॉपिक से ही लगता है, क्योंकि वहाँ दिया गया है कि कौन सा उत्सव कब मनाया जाता है, मतलब महीना दिया गया है। पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। जोधपुर ब्लू सिटी, सन सिटी के नाम से जाना जाता है। वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और इस वीडियो को प्लीज़ मेरे कहने से उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनके इलाके में मैगज़ीन नहीं आती है, जो लोग शायद मैगज़ीन नहीं खरीद पाते होंगे। ठीक है, उन लोगों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।